दोस्तों आज हम आपको साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में ले आए हैं। दुनिया की एक ऐसी मात्र अनूठी यूनिवर्सिटी जिसे 8 देशों की सरकारें मिलकर चलाती हैं। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन के सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। दक्षिण दिल्ली की अरावली की सुंदर पहाड़ियों पर स्थित ये एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। सार्क संगठन के सदस्य देश बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। छात्र आंदोलन से शुरू हुआ बवाल एक अलग ही शक्ल अख्तियार कर चुका है। बांग्लादेश में भड़की इस आग की आंच भारत तक आ रही है। पहले श्रीलंका और अब बांग्लादेश में मची इस उथल-पुथल में इस विश्वविद्यालय का महत्व और भी बढ़ जाता है। कॉन्सेप्ट है शायद वर्ड का, जिसमें 8 देशों ने मिलके फैसला किया कि हम एक कंबाइंड यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो ये अपने आप में कोलैबोरेशन का एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है। ज्वलंत मुद्दा है। मुद्दा जो है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का है, जो कि सार्क का हिस्सा है। जो वहाँ स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुआ और जो मूवमेंट ने, जो आंदोलन ने जो एक नई शक्ल जो है वो अख्तियार कर ली है, उस पर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि जो बांग्लादेश का आपने उदाहरण दिया, या इतिहास में पहले भी ऐसे कई उदाहरण हैं। जब हम स्टूडेंट मूवमेंट कहते हैं, पहले तो देखिए स्टूडेंट भी कई प्रकार के होते हैं। कई स्टूडेंट सीरियस पढ़ने में होते हैं, कई स्टूडेंट इतना सीरियस नहीं भी होते पढ़ने में। और कई बार कई देशों में देखा गया है कि क्रिमिनल एंगल या मिस्चीवियस एंगल भी स्टूडेंट की शक्ल में दाखिल हो जाता है, या स्टूडेंट्स का सपोर्ट ले लेता है, इमेच्योर स्टूडेंट्स का, और ये विद्रोह होते हैं। तो इसलिए बांग्लादेश में नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। भारत सदैव ही ज्ञान की धरा रहा है। चाहे प्राचीन काल की बात कर लें या मध्यकाल या फिर आधुनिक काल, भारत देश में जो है वो सदैव ही विद्यार्थी जो है वो विदेशों से भारत में आते रहे हैं ज्ञान के लिए। और आज हम एक ऐसे ही विद्या के मंदिर में जो है मौजूद हैं। हम मौजूद हैं इस समय साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। और मैं बता दूं कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक मात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है, एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसे 8 देशों की सरकारें मिलकर चला रही हैं। और ये सार्क के द्वारा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन के द्वारा ये जो है ये यूनिवर्सिटी जो है ये सार्क की जो है वो चलाई जा रही है। और बातचीत करने के लिए आज इस संस्थान के मुखिया, इस संस्थान के चेयरमैन हमारे साथ हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, ज्ञान का भंडार हैं, और यूँ कहा जाए कि उनके पास जो है वो डिग्रियों का भी अंबार है और वो चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया हैं। ये कहा जाए कि सरस्वती के पुत्र हैं, और आज उन्हीं से हम जो है वो रूबरू होने के लिए जा रहे हैं। और डॉक्टर के अग्रवाल साहब, जिन्होंने इंद्रप्रस्थ विश्व यूनिवर्सिटी की जो नींव रखी, और इसके साथ साथ आईपी यूनिवर्सिटी के अलावा जो कुमार मंगलम यूनिवर्सिटी है उसका भी जो है वो पौधारोपण किया। और आज ये वटवृक्ष के रूप में जो है वो कई छात्र, लाखों छात्र जो है वो यहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन अब जो है वो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की जो है वो कायाकल्प कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे जो मेरा पहला सवाल है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी 8 देशों की सरकारें सर इसको मिलकर चला रही हैं। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जो शिक्षा है वो सेतु का काम करता है राष्ट्र के बीच में। किस तरह से देखते हैं कि इसको लेकर आपकी क्या आगे की योजनाएं क्या हैं? क्या आपके मन में ब्लूप्रिंट है जो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए करने जा रहे हैं? ऐसे संदीप जी, ये आपने ठीक कहा, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है शायद वर्ड का, जिसमें 8 देशों ने मिलके फैसला किया
कि हम एक कंबाइंड यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो ये अपने आप में कोलैबोरेशन का एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है जो ये हुआ 10-12 साल पहले। तो उसमें भारत ने ये कहा कि हम लैंड और बिल्डिंग प्रोवाइड कर देंगे और बाकी जो ऑपरेशनल बजट है वो 8 देश शेयर कर लेंगे। उसमें भी मेजर शेयर इंडिया का है, लेकिन बाकी सबका भी थोड़ा थोड़ा शेयर है और वो उससे बना। बेसिक कंसेप्ट ये था कि अब 8 देश इतने रिच नहीं थे और टेक्नोलॉजी में ऐसे ऐसे क्षेत्र आ रहे थे जिसमें खर्चा बहुत होता था, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हुआ, और उसमें हमें ग्रेजुएट लाखों में नहीं चाहिए थे। हर देश को 20, 25, 30, 35 लोग चाहिए, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट कई सैकड़ों करोड़ों में जाती थी। तो ये सोचा गया कि ये सब एक जगह किया जाए, इन्वेस्टमेंट खूब करके अच्छी यूनिवर्सिटी बना दी जाए, सारे देशों के बच्चे वहाँ जाएं, अध्यापक भी आ सके बाकी देशों से, और फिर वो बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करके चाहे वहाँ रुकें, चाहे अपने देश पे वापस आ जाए, चाहे कहीं और जाएं, तो सब देशों की रिक्वायरमेंट एक थोड़े थोड़े खर्चे से पूर्ण हो जाएगी। ये एक वो बहुत बड़ा उदाहरण अपने आप में था। दूसरा, मेरा ये मानना है कि ये सार्क देश सारे पड़ोसी देश हैं, सबकी काफ़ी समानताएं हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बाउंड्री से सामाजिक बाउंड्री नहीं बनती। सामाजिक बाउंड्री तो लाइन खींचने से नहीं बनती। तो जैसे ये सारे देश कृषि प्रधान देश है, तो इस तरह से कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो सारे देशों की कॉमन समस्याएं हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ये से कोस्टल मैनेजमेंट, साइक्लोन्स। अब भारत की कोस्टल लाइन कितनी बड़ी है, श्रीलंका सारा ही कोस्टल है, मालदीव सारा ही कोस्टल है, बांग्लादेश का कुछ कोस्टल है। तो हर देश अपनी कोस्टल मैनेजमेंट की रिसर्च करे, उससे अच्छा एक जगह रिसोर्सेज पूल करके रिसर्च कर ली जाए और उसका लाभ फिर सारे उठाए, सारे शेयर करें। इसी तरह लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम है। अभी भारत में हिमाचल में होता है, उत्तराखंड में होता है, केरला में होता है, नेपाल में होता है, पाकिस्तान में होता है। तो एक जगह क्यों ना रिसर्च की जाए कि इसको कैसे समस्या को सॉल्व किया जाए और उसका जो फल है वो सारे देश बांट के खाएं। तो ये एक मॉडल है जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके सबका काम चला सकते हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा एंगल जो मैं इसमें देखता हूँ, इतने देशों के बच्चों का एक क्लासरूम में बैठना अपने आप में ही बहुत बड़ी शिक्षा है, जो इस यूनिवर्सिटी में ऑटोमेटिकली आती है। बाकी यूनिवर्सिटियाँ कोशिश करती हैं कि कुछ विदेश से बच्चे आ जाएं, यहाँ तो आने ही हैं बाय रूल, टीचर भी हैं कुछ विदेश से। तो वो जो एक डाइवर्सिटी का इन्वायरमेंट बच्चों को मिलता है, वो मुझे लगता है उनको जीवन में आगे बहुत काम आएगा। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है। आपने जो इशू रखा है वो रिसर्च का इशू रखा है, शोध की बात करें तो अभी हम देखते हैं कि जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है उसके फोकस में जो है वो रिसर्च है। तो यूजी और पीजी प्रोग्राम्स के लिए भी कुछ आपके बारे में, कुछ इसके बारे में आप सोच रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन और रिसर्च हमेशा इकट्ठे चलते हैं। रिसर्च की डोमिनेंस है। जैसे अभी तक इस यूनिवर्सिटी में 600 के करीब विद्यार्थी थे, जिनमें 300 के करीब पोस्ट ग्रेजुएट में हैं और 300 पीएचडी में हैं। बाकी यूनिवर्सिटी में आपको रेशो ऐसी नहीं मिलेगी। ये मिलेगा कि 3 लाख बच्चा पढ़ रहा है और 300 रिसर्च कर रहा है। हमारे यहाँ 300 पढ़ रहा था और 300 रिसर्च कर रहा था। और अब मैंने अंडर ग्रेजुएट भी शुरू किया, लेकिन फोकस रिसर्च में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट की सुविधा हर देश प्रोवाइड कर सकता है, तो उसको ज़्यादा यहाँ कंसेंट करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिसर्च की सुविधा हर यूनिवर्सिटी में नहीं प्रोवाइड की जा सकती, इसलिए यहाँ ज़रूरी है ज़्यादा। इस रीजन के अंदर देखा जाए तो भारत जो है वो बड़े भाई की भूमिका में है और यहाँ पर उसकी भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उत्तरदायित्व जो है उसका बड़े होने के नाते बढ़ जाता है। किस तरह से लगता है कि जब इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ काम करती है तो देशों के बीच में, इन तमाम देशों के बीच में जो संबंध हैं वो और जो है वो प्रगाढ़ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं? ऐसे है संदीप जी, देखिए भारत बड़े भाई की भूमिका में है, ये तो ऑब्वियस ही है। फाइनेंशियली भी मैं देखूं तो लैंड बिल्डिंग का सारा खर्चा 1200 करोड़ के करीब भारत ने किया है और ईयरली खर्चा भी लगभग 60%
भारत देता है, बाकी 40% मिलके करते हैं। तो आज तक यदि मैं इस यूनिवर्सिटी की कैलकुलेशन करता हूँ तो अबाउट 85% खर्चा भारत का हुआ है और 15% बाकी सब का हुआ है। तो बड़े भाई की भूमिका तो है ही और बनती भी है, हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, हमारा कर्तव्य भी है। और इससे एक गुडविल तो जनरेट होती ही है। जब हम ऐसे काम करते हैं तो गुडविल जनरेट होती है। और दूसरा मैंने कहा कि जब बच्चे यहाँ अलग अलग देशों के पढ़ते हैं ना, तो उनमें हमने कहीं वैमनस्य नहीं देखा। मतलब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच इकट्ठे बैठ के देखते हैं, लड़ाई नहीं होती। तो ये जो एक चीज़ें उभर के आती हैं, ये कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होती हैं। एकदम चेंज नहीं आता, पर वैसे शिक्षा का सेतु हो, संस्कृति का सेतु हो, उससे सुधार धीरे धीरे होने की संभावना रहती ही है। इसलिए इन चैनल्स को हमेशा खोल के हमें काम करते रहना चाहिए। बाकी पॉलिटिकल तो कई एंगल्स होते हैं देशों के आपस में, तो जब भी सुधार हो, और सुधार हमेशा ही बेटर होता है। या उसकी संभावनाओं के दरवाजे तो हमेशा खुले रहते हैं। एक प्रश्न जो है वो आज मौजूदा समय में, मौजूदा बदलती हुई परिस्थितियों में बड़ा प्रासंगिक है, और जब तक वो प्रश्न मैं ना पूछ लूँ मुझे लगता है कि मेरे साक्षात्कार का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है। मुद्दा जो है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का है, जो कि सार्क का हिस्सा है। जो वहाँ स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुआ और जो मूवमेंट ने, जो उस आंदोलन ने जो एक नई शक्ल जो है वो अख्तियार कर ली है, उस पर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये भी शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वहीं मूवमेंट एजुकेशन, वो स्टूडेंट्स की मूवमेंट शुरू हुई थी। ऐसा होता है कि जो बांग्लादेश का आपने उदाहरण दिया, या इतिहास में पहले भी ऐसे कई उदाहरण हैं। जब हम स्टूडेंट मूवमेंट कहते हैं, पहले तो देखिए स्टूडेंट भी कई प्रकार के होते हैं। कई स्टूडेंट सीरियस पढ़ने में होते हैं, कई स्टूडेंट इतना सीरियस नहीं भी होते पढ़ने में। और कई बार कई देशों में देखा गया है कि क्रिमिनल एंगल या मिस्चीवियस एंगल भी स्टूडेंट की शक्ल में दाखिल हो जाता है, या स्टूडेंट्स का सपोर्ट ले लेता है, इमेच्योर स्टूडेंट्स का, और ये विद्रोह होते हैं। तो इसलिए बांग्लादेश में जो हुआ, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के कारण है ये कहना मुश्किल है। आल्दो मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से स्टूडेंट भी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हैं। तो ये जो चेंज हुआ, ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन अभी जो एकदम लग रहा है वो तो थोड़ा डिस्टर्बिंग है। और बाकी मैं ये आशा ही कर सकता हूँ कि जैसे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर यूनस साहब को बन रहा है, वो माने जाने इकोनॉमिस्ट हैं दुनिया के, तो मुझे लगता है इंटेलेक्चुअलिज्म प्रिवेल होगा और धीरे धीरे चीज़ें ठीक आपको होंगी। लगता है कि ये जो स्टूडेंट मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया गया? और जैसे आपने भी कहा है कि सिर्फ स्टूडेंट मूवमेंट तो है, उसी में शरारती तत्व भी हैं, लेकिन जिस तरह से वो शक्ल अख्तियार की और जो भयानक दृश्य वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जाहिर है ये आंतरिक मामला है, लेकिन उसका असर जो है वो सीधा सीधा भारत पर हो रहा है। असर भारत पर हो रहा है, होगा, क्योंकि इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। चेंज ऑफ गवर्नमेंट देयर, चेंज ऑफ माइंडसेट देयर, तो भारत पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत और बांग्लादेश के, पहली बात तो बांग्लादेश का तो जन्मदाता ही भारत है। दूसरी बात ये कि बांग्लादेश काफ़ी आयामों में भारत पर निर्भर करता है। और तो मुझे ये लगता है कि बहुत लंबा समय ये भारत के विपरीत स्थिति रहे, ऐसा शायद नहीं रहेगा। बाकी हाईजैक मूवमेंट होते आए हैं, सदा होते आए हैं। हम बाकी भारतीय यूनिवर्सिटियों में भी देखते हैं कि कई बार 2% बच्चे हाईजैक कर लेते हैं एक चीज़ को, क्योंकि जैसे हमने, भारत तो प्रजातंत्र रहा हमेशा, अभी भी, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी इज रूल बाय वायलेंट माइनॉरिटी ओवर साइलेंट मेजॉरिटी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वही सारी जनसंख्या है। तो अल्टीमेटली सेंस विल प्रिवेल, सेंस शुड प्रिवेल, एंड इट विल हैपन, बिकॉज बांग्लादेश एंड इंडिया, फॉर दैट मैटर आई वुड इवन से कि भाई सारे सार्क देशों को, और सिर्फ सार्क देशों को भी, सारे देशों को भी, देखिए अपना पॉलिटिकल एंगल हर देश का अपना होता है। इलेक्शन होते रहेंगे, पार्टियां बदलती रहेंगी,
विचार बदलते रहेंगे, क्योंकि आफ्टर यदि इलेक्शन होने हैं तो हर पार्टी को अपना अपना यूएसपी तो रखना ही पड़ेगा। तो ये पार्टियां बदलती रहेंगी, शासक बदलते रहेंगे, लेकिन यदि सामाजिक लेवल पर, शैक्षणिक लेवल पर, सांस्कृतिक लेवल पर जितना ठीक रखा जा सके उतना हमेशा ही बेटर है, और इस यूनिवर्सिटी में वो कोशिश सदा करके आएगी। सर, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूँगा। 2047 देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का स्वप्न देखते हैं, और उस विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में शिक्षा बहुत अहम भूमिका निभाती है, और आपके ऊपर भी एक बड़ा दारोमदार है, क्योंकि इन सार्क देशों में वो संबंधों को लेकर चलना और 2047 के विकसित भारत को, उसके स्वप्न को लेकर चलना, किस तरह से उस सामंजस्य को लेते हुए, किस तरह से आपके मन में जो है वो कुछ विज़न आपका है? देखिए, एक तो मेरा ये मानना होता है कि जैसे हम कहते हैं विकसित भारत, ऐसा शायद नहीं होगा कि किसी दिन आप सुबह उठेंगे और भारत विकसित हो गया होगा। तो 2047 जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो उनका टारगेट ये है कि तब तक अंदाज़न ये विकसित हो जाना चाहिए, क्योंकि विकासशील और विकसित में कोई ऐसी हार्ड लाइन नहीं है कि हम कहें कि आज तक हम विकासशील से कल से हम विकसित हो गए। लेकिन उन्होंने जो स्वप्न दिया है कि लगभग 25 सालों में हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना चाहिए और विकसित की तरफ बढ़ जाना, लक्ष्य रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना लक्ष्य के तो कुछ होता नहीं। विकसित भारत में शिक्षा का महत्व की आपने बात की, तो मैं तो शायद मेरा बायस्ड ओपिनियन हो सकता है, मेरा तो ये मानना है कि किसी भी विकास के लिए शिक्षा के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि विकास शुरुआती शिक्षा से होता है। शिक्षा बिना कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। हमें शिक्षा का काफ़ी मौलिक परिवर्तन कई लाने पड़ेंगे, और जैसे अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चीज़ें शुरू भी हुई हैं, जैसे स्किल एजुकेशन पे अब जो जोर दिया गया वो पहले कभी नहीं दिया गया था। एक पहली बार एक ऐसी शिक्षा नीति बनी है जो प्री स्कूल एजुकेशन से लेकर पोस्ट पीएचडी एजुकेशन तक जाती है। तो हमने ये सोचा है कि ये नहीं हो सकता कि स्कूल एजुकेशन कुछ हो, हायर एजुकेशन कुछ हो और बच्चे को आपस में पता ही ना हो। तो एक कंटिन्यूम देने की जो कोशिश इसमें की गई है, इसमें जो कोशिश की गई है कि अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाया जाए, इसमें जो कोशिश की गई है कि मौलिक सोच को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मौलिक सोच के बिना चीज़ों के सलूशन नहीं निकलते। जब हम प्रॉब्लम्स देखते हैं तो बहुत बार एक कन्वेंशनल रिसर्चर का भी ये देखते हैं कि यदि प्रॉब्लम मुश्किल है तो वो सोचता है मुझे बहुत जान मार के ही सलूशन निकालना पड़ेगा, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत मुश्किल प्रॉब्लम का सलूशन बहुत सिंपल होता है, और वो तब आता है जब आप में मौलिक चिंतन की आदत बने, इनोवेशन की आदत बने, क्रिएटिविटी की आदत बने। तो ये सब चीज़ों पे अब जोर दिया जा रहा है। तो मुझे ये लगता है सब्जेक्ट क्या होगा, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम धीरे धीरे अपने युवाओं का मानसिक परिवर्तन कैसे कर सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट सोच सकें। इसलिए मैंने एक कन्वोकेशन में पीछे ये कहा था, अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बच्चे को पढ़ाना क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे को बनाना क्या है। तो ये मौलिक चिंतन हम ला पाएंगे तो हम कर पाएंगे, और इस जर्नी पे हम लगातार 25 साल चलते रहेंगे तो हम बिल्कुल विकसित होंगे। सर, आपके इस आखिरी जवाब ने मेरी जिज्ञासा को बढ़ा दिया है, और वो जिज्ञासा ये है कि आप जो अपने विचारों के अंदर बड़ी सुस्पष्टता जो लेकर आते हैं और जो बड़ी साफ गोई जो आपकी बात में जो नज़र आती है, उसको लेकर मुझे एक संक्षेप के अंदर जो है वो इसको कंक्लूड कीजिएगा कि आपने ये तमाम शिक्षा, आपने डिग्रियां जो हैं आपने हासिल की हैं, किस तरह से के अग्रवाल क्या किस तरह से जो है आपकी शुरुआत, और कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ में आपका संबंध रहा, शिक्षा दीक्षा भी आपकी हुई, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हुई, गुरु जिम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से भी आपका संबंध रहा, कुरुक्षेत्र से भी संबंध रहा, और ये पौधारोपण भी 2 आपने कुमार मंगलम और इंद्रप्रस्थ, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का किया। आज आप साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। किस तरह से ये सब मुमकिन हो पाया, किस तरह से ये संभव हो पाया, ये रास्ते के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए सर। ऐसा ये बड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन ब्रीफ में देखिए, हम अमृतसर में एक बिल्कुल लो मीडियम इनकम फैमिली से आए हैं, और
छोटा सा व्यापार था। मेरे ख्याल से हमारी जनरेशन में, हमारे परिवार में ये पहली जनरेशन शिक्षा में गई है। हमारे पेरेंटल साइड में, मैटरनल साइड में कोई शिक्षा का ज़्यादा रिवाज नहीं था। तो भगवान ने कुछ ऐसा कृपा करी हम पर कि हम शिक्षा में आए और आगे बढ़े और अच्छा बना। और फिर जब मैंने बीटेक किया तो बीटेक में मैं यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट आया। और उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी का मतलब था सारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली से सब एक ही यूनिवर्सिटी में +2 होता था। तो उसमें जब मेरी फर्स्ट पोजीशन आई तो जैसे कहते हैं ना, आपकी अपनी सफलता आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो फिर हमारे पेरेंट्स को भी लगा कि भाई इनको नहीं आगे पढ़ाना चाहिए, हमें भी लगा कि पढ़ना चाहिए। ईश्वर साथ देता रहा, हम करते रहे। और बीटेक करने के बाद ही मैंने अध्यापन का कार्य शुरू कर लिया, क्योंकि मेरे में समहाउ मुझे ये पता था कि मैं टीचिंग के लिए पैदा हुआ हूँ। बहुत कम होता है कि ये भी आपको आभास हो जाए, लेकिन मुझे बहुत क्लियर था। तो मैंने कुरुक्षेत्र में टीचिंग शुरू कर दी, जिस साल बीटेक ख़त्म किया उसी साल। तो करते करते एमटेक कर लिया, फिर एमटेक में भी गोल्ड मेडल आया, पीएचडी कर ली बहुत कम एज में। और फिर रिकग्निशन भी मिलता गया। मैं 27.5 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गया, जो मेरा विश्व रिकॉर्ड है और 1975 का आज तक है और मेरे ख्याल से सदा ही रहेगा। तो उसके बाद मैं कुरुक्षेत्र में एक स्टेप दूसरा स्टेप करते 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 काफ़ी रिसर्च पेपर अच्छे बनते गए, रिकग्निशन अच्छा मिलता गया। फिर मुझे सबसे पहले मुझे ब्रेक मिला कुरुक्षेत्र में, तो मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन वो सब रहा ही। फिर मुझे ब्रेक मिला हिसार में प्रो वाइस चांसलर का। फिर जब आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकार की पहली यूनिवर्सिटी बन रही थी, तो तब उस समय हमारे बीजेपी के हायर एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर जगदीश मुखी होते थे। उन्होंने मुझे बुला के डिस्कशन किया कि हम एक नई यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं और आपका प्रशंसा सुन के आपको लाना चाह रहे हैं। मैं कहा जी दिल्ली में यूनिवर्सिटी बनेगी तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो आईपी यूनिवर्सिटी का स्वप्न आया और मुझे बड़ा फील हो रहा था कि दिल्ली जैसी जगह में जहाँ इतने अच्छे स्कूल्स हैं और इतने अच्छे बच्चे स्कूलों से पास हो रहे हैं, वो पढ़ने के लिए केरला जाएं, कर्नाटका जाएं, तमिलनाडु जाएं, ये कुछ मेरे समझ में नहीं आया। और मैंने लिखा भी कि जिस शहर में 2 पावरफुल सरकारें हों, उस शहर के बच्चे बाहर पढ़ने जाएं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समझ में आ गया किसी के, और आईपी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। और मेरे ख्याल से ये सारे देश के लिए एक परिवर्तन हुआ। और हमने 10 साल में 110 कॉलेज बना दिए, और वो भी प्रोफेशनल एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में काम किया, इंजीनियरिंग में बहुत किया, लॉ में किया। 5 ईयर लॉ प्राइवेट कॉलेजेस में पहली बार हमने आईपी यूनिवर्सिटी में शुरू किया। दिल्ली में लॉ पहली बार शुरू किया। सफदरजंग हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज शुरू किया। तो ये करते करते सफलता मिल गई। फिर मुझे ये लगा कि इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन हमेशा रहना चाहिए। तो मैं टीसीएस का कंसल्टेंट रहा 25 साल। मैं पीएसएलवी का कंसल्टेंट रहा स्पेस रिसर्च का। मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स का नेशनल प्रेसिडेंट रहा। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट रहा। फिर साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कंप्यूटर कन्फेडरेशन है, जो हमारा 12 देशों की कंप्यूटर सोसाइटियाँ मिलकर चलाती हैं, उसका मैं 3 साल प्रेसिडेंट रहा। तो इस तरह से वो सफलता के ऊपर सफलता भगवान देता गया और मुझे और ज़्यादा करने का हौसला मिलता गया और शक्ति मिलती गई। और आईपी यूनिवर्सिटी की सफलता तो अपने आप में एक प्रमाण है जिस पर मुझे गर्व भी है, और मेरे ख्याल से सारे देश के लिए बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट बना। उसके बाद मैंने दो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की हेल्प करी, लेकिन फिर ये जो अपॉर्चुनिटी, उसके बीच में मैं नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन का चेयरमैन भी 4 साल रहा, एनआईटी जयपुर का चेयरमैन रहा। तो काफ़ी अच्छी पोजीशंस रही और अच्छा काम होता रहा। फिर ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी 4 साल से हेडलेस थी, तो इसको थोड़ा सा रास्ते पे लाने के लिए मुझे ये कहा गया है, और मैं पूरी कोशिश से इसको
और लगता है कि इसमें भी भगवान मुझे सफल करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपने हमें वक्त दिया, आपने हमसे बात की। माता सरस्वती की विशेष कृपा है जो इस मुकाम को जो है उन्होंने हासिल किया है, जो अपने आप में एक मील का पत्थर है। कहते हैं कि शिक्षक जो है वो राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक की गोद में विध्वंस और निर्माण दोनों एक साथ पलते हैं। शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है और शिक्षक की भूमिका के अंदर के अग्रवाल साहब ने जो मुकाम हासिल किए हैं वो अपने आप में अद्वितीय हैं। और ये यूनिवर्सिटी जो है ये भी अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिसे 8 देश मिलकर चला रहे हों, ये एक बड़ी बात है। धन्यवाद सर, नमस्कार।